बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सिर्फ ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2017 में आखिर में स्टेट बैंक ने जो प्रेस रिलीजेस दिए थे वो ये कहा था कि इस वक्त रुपए की कदर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। तो ये उनका रिकॉर्ड पर एक से ज़्यादा प्रेस रिलीज मौजूद है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार किया है। नंबर एक, और जो है जो इस्लाहात और रिफॉर्म्स करनी थी जिसका उन्होंने कमिटमेंट किया था वो रिफॉर्म्स नहीं की गई, ना स्टेट बैंक ने की हैं और ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की है। ये हमें समझना होगा कि जब रुपए की कदर कमी होती है तो ये ऐसा होता है जिसको कहते हैं कि सर्जरी कर रहे हैं इंसानी जिस्म की, यानी दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती, ये इसके बड़े तबाकुन नताइज बरामद होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि 3 साल में तो जो कमी हुई थी मई से अब तक जो ये 14 रुपये फी डॉलर कम हुए हैं, ये इसका हुकूमत के पास क्या जवाब है? सिर्फ एक ही बात है कि हम मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है उसको, या डिस्काउंट रेट जिसे आप कहते हैं, उसको मसनूई तौर से कम रखा हुआ है और ये अफरात दर से कम है। तो इसके वजह इसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डिपॉजिटर का, जो आइन की शिक जो है 3 जो है मुस्तक़िल है। इसी तरीके से जो रिजर्व हमारे बढ़े हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, ये महंगी शरह सूद पर पैसे लिए गए हैं, ये हमने नहीं कमाए हैं। और अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स को देखें तो वो पाकिस्तान के मनफी हैं। जो आपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी आपने अदा करनी है वो इतनी ज़्यादा हैं और महंगी शरह सूद पर हैं। और आपको पता है कि सितंबर में IMF अपने दांत तेज़ कर रहा है, वो पाकिस्तान में आके रिव्यू करेगा। तो अब हमें ये तो हो गई सूरत हाल। अब आपने पूछा है कि जी इसका असर क्या होता है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ये सर्जरी है। पहली चीज़ ये है कि हमारे जो कर्जे हैं 117 अरब डॉलर या कुछ, एक जो है वो 1 रुपया अगर कम होता है तो 117 अरब रुपये मुल्की बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में बढ़ जाते हैं। जो आपको कर्जों की अदायगी सूद करनी है वो मुल्की करेंसी में बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये कि हम बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स की कंट्री हैं, हमारी इंपोर्ट जो है ना एक्सपोर्ट से दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो वो सारी इंपोर्ट जो है वो रुपये में महंगी हो जाएंगी। अलबत्ता हुकूमत को फ़ायदा ये होगा कि उसको जो है कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में ज़्यादा रकूम मिलेंगी। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, जिससे दालें सब्जियाँ गोश्त जो है वो महंगे होंगे, आम आदमी मुतासर होगा। नाज़रीन, आज की अहम खबर यह है कि डॉलर ने फिर से ऊंची उड़ान भरी है। हम आज ये देखेंगे कि डॉलर किसकी हुकूमत में कितना बढ़ा और रुपए की कदर किसकी हुकूमत में कितनी कम हुई। अगर 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखा जाए तो उस हुकूमत के दौरान 19 रुपए की कदर में कमी वाक़ई हुई और डॉलर ने मजीद उड़ान भरी। 2013 के बाद 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनकी हुकूमत में 18 रुपए में मजीद कमी वाक़ई हुई और डॉलर मजीद महंगा हो गया। 115 रुपए पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत छोड़ी तो डॉलर की कीमत थी। तो उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत के होते हुए 8 रुपए मजीद कमी वाक़ई हो गई। उसके बाद हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने हमें यह बताया कि डॉलर की जो कीमत है वो किस तरह बढ़ी और रुपए को किस तरीके से मुस्तहकम रखा गया था। वो मसनूई तरीका था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया हुआ था और अब वो एक्चुअल तरीका है जिसके बायस डॉलर की कीमत मजीद बढ़ रही है। अब अगर मुवाजना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 3 सालों का तो 3 सालों के अंदर तकरीबन 43 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और रुपया जो है वो मजीद कम हुआ है। तो इसके बाद अब दरामदात के बारे में बात की जा रही है कि वो महंगी होगी, खाम तेल पे उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। हमारी जो चीजें दरामद की जाती थी जिसमें गंदम भी है, जिसमें चावल भी है, जिसमें मसाला जात भी है, रोजमर्रा की अशिया है, उन पर भी दबाव पड़ेगा। अब सूरत हाल किस नहज पे पहुंचेगी हुकूमत? एक तरफ कहती है हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ डॉलर की उड़ान मजीद तेज होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? एक तरफ आपको पैसा भी मिल रहा है कर्ज की मद में IMF की तरफ से और दूसरी जानिब डॉलर भी मजीद परवान की जानिब गामजन है। तो इसी इशू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईश डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर जब आपके पास ज़र मुबादला भी बहुत ठीक है और दूसरी जानिब आपकी डॉलर जो है वो मजीद उड़ान भरता जा रहा है, रुपए की कीमत जो है वो कम होती जा रही है, बुनियादी वजह आपकी नजर में क्या है और इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सिर्फ ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि
कि 2017 में आखिर में स्टेट बैंक ने जो प्रेस रिलीजेस दिए थे वो ये कहा था कि इस वक्त रुपए की कदर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। तो ये उनका रिकॉर्ड पर एक से ज़्यादा प्रेस रिलीज मौजूद है। नंबर 1, ये मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार किया है। नंबर 1, और जो है जो इस्लाहात और रिफॉर्म्स करनी थी जिसका उन्होंने कमिटमेंट किया था वो रिफॉर्म्स नहीं की गई, ना स्टेट बैंक ने की हैं और ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की है। ये हमें समझना होगा कि जब रुपए की कदर कमी होती है तो ये ऐसा होता है जिसको कहते हैं कि सर्जरी कर रहे हैं इंसानी जिस्म की, यानी दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती, ये इसके बड़े तबाकुन नताइज बरामद होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि 3 साल में तो जो कमी हुई थी मई से अब तक जो ये 14 रुपए फी डॉलर कम हुए हैं, ये इसका हुकूमत के पास क्या जवाब है? सिर्फ एक ही बात है कि हम मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है उसको, या डिस्काउंट रेट जिसे आप कहते हैं, उसको मसनूई तौर से कम रखा हुआ है और ये अफरात दर से कम है। तो इसके वजह इसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डिपॉजिटर का, जो आइन के शिक जो है 3 जो है मुस्तक़ है। इसी तरीके से जो रिजर्व हमारे बढ़े हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, ये महंगी शरह सूद पर पैसे लिए गए हैं, ये हमने नहीं कमाए हैं। और अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स को देखें तो वो पाकिस्तान के मनफी हैं। जो आपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी आपने अदा करनी है वो इतनी ज़्यादा हैं और महंगी शरह सूद पर हैं। और आपको पता है कि सितंबर में IMF अपने दांत तेज़ कर रहा है, वो पाकिस्तान में आके रिव्यू करेगा। तो अब हमें ये तो हो गई सूरत हाल। अब आपने पूछा है कि जी इसका असर क्या होता है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ये सर्जरी है। पहली चीज़ ये है कि हमारे जो कर्जे हैं 117 अरब डॉलर या कुछ, एक जो है वो 1 रुपया अगर कम होता है तो 117 अरब रुपए मुल्की बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में बढ़ जाते हैं। जो आपको कर्जों की अदायगी सूद करनी है वो मुल्की करेंसी में बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये कि हम बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स की कंट्री हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो है ना एक्सपोर्ट से दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो वो सारी इंपोर्ट जो है वो रुपये में महंगी हो जाएंगी। अलबत्ता हुकूमत को फ़ायदा ये होगा कि उसको जो है कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में ज़्यादा रकूम मिलेंगी। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, जिससे दालें सब्जियाँ गोश्त जो है वो महंगे होंगे, आम आदमी मुतासर होगा। तो इस डॉलर के बढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि रिलीफ तो दूर की बात, आम आदमी जो है, आम जो शहरी है वो तो अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकेगा। शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूं डॉक्टर सिद्दीकी के साथ, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को समझाया है। बात यह है जी कि आपकी इंडस्ट्रियल बैकबोन बहुत कमज़ोर है। आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल की हैं, 40 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं, जिसमें पेट्रोल है जो महंगा होता जा रहा है एंड सच फोर्थ। तो कहीं आपको हालांकि आए हैं पैसे, मगर जो मैंने देखा है और जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि ये जो सेंट्रल बैंक को आपने ऑटोनमस कर दिया, ये उनकी बदमाशी है। वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं जो वो फिर महंगा हो रहा है, और जब वो महंगा हो जाएगा तो वो बेचेंगे और वो पैसे बनाएंगे। और उनके पीछे हमने वो लीगल उनको बैकिंग भी दे दी हुई है कि उनके करप्शन को हम पकड़ नहीं सकते। मगर ये बात सही है कि आपकी जो ये डॉलर महंगे होने से कर्जा आपका बढ़ गया होगा, उतने ही रुपयों में फी डॉलर कर्जा बढ़ गया होगा। आपकी इन्फ्लेशन भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जब आप बैरूनी तेल और बैरूनी रॉ मटेरियल और बैरूनी मशीनों से आपने पैदा करके, कॉटन भी आप मंगवाते हैं, आप चीनी भी मंगवा रहे हैं, आप अनाज भी मंगवा रहे हैं, आप और बहुत सारी खादें भी मंगवा रहे हैं, तो वो सारी महंगी हो जाएंगी। आम आदमी जो है वो उसके बारे में हुकूमत नहीं सोच रही। हुकूमत ने वो गुर्बत की लकीर के नीचे के लिए वो एक खास प्रोग्राम बना लिया जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दूसरा नाम है। उसके अलावा वो सिर्फ अमीरों को मरातें दे रही है। सिद्दीकी साहब, बजट जो बनाया गया उसमें जो मेरे पास इतला है उसमें 153 रुपये के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से बजट बनाया गया और उसको उसी हिसाब से लेकर जाना था। अब बजट 153 पे तो डॉलर नहीं है, डॉलर कहाँ चला गया? तो बजट का अखराजात भी बढ़ जाएंगे, हसारा भी बढ़ जाएगा, अखराजात भी बढ़ जाएंगे, कहाँ से पूरे करेंगे? ये किसकी जेब से निकलेंगे?
देखिए, जो आपने 153 रुपए की बात की है, इसमें एक और एंगल भी है। बजट में ये कहा गया था कि चारों सूबे 570 अरब रुपया फाजिल देंगे ताकि बजट खसारा कंट्रोल हो। सूबों ने झटका दिया है कोई 555 अरब रुपए का मनफी, तो ये भी एक झटका लग चुका है 1 जुलाई से पहले। दूसरा जो आपने बताया, तो अब सवाल तो सिर्फ ये है कि जो कुछ तबाही है वो तो है, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी जो पॉलिसियां हैं उससे मईशत ठीक हो सकती है। अभी जो कैस साहब बात कर रहे थे, मैं आपको एक फिगर दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे में ये बताया गया कि एक साल में जो पाकिस्तान में तरसीलात आई थी 2017 में, वो थी 19 अरब डॉलर, और लोगों ने खुली मार्केट से चोरी के पैसा भी और जायज़ पैसा भी मार्केट से डॉलर खरीदे, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान में जमा किए और वो पैसा बाहर चला गया। उसका हजम था 15 अरब डॉलर। तो अगर आप एक साल में 15 अरब डॉलर चोरी का और जायज़ और नाजायज़ पैसे को आप जाने की इजाज़त देंगे मुल्क से बाहर, हाँ तालीम के लिए होता है या सेहत के लिए होता तो ठीक था, लेकिन ये तो कुछ और ही खेल हो रहा है। तो हमारा जो मसला इस वक्त मेरे हिसाब से है कि रेमिटेंसेस को हम एनकरेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं। ये खाली एक हुकूमत का मसला नहीं है। मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तो एक फिगर दे दूं, जो हमारे 3 साल गुजरे हैं इस हुकूमत के, उसमें जो 2018 के मुकाबले में 21 में जो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं वो है 9.5 अरब डॉलर, और हमारी बरामदात जो बढ़ी हैं वो बढ़ी है 2 अरब डॉलर। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसमें 2 अरब डॉलर जो बढ़ी हैं तो 124 रुपए से 154 या 162 पर ये आ गया था, इसलिए बढ़ी हैं, और आपने कुछ कंसेशंस भी दिए हैं। तो बुनियादी तौर पर अब ज़रूरत इस बात की है कि आप जो कमिटमेंट्स कौम से किए थे 10 नुकाती असेंबली में टैक्सों की, तवानाई के शोबे में, इनको नज़रसानी करें। मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो कानूनी तरीके से चोरी का पैसा जा रहा है उसको रोकें, और तरसीलात के बजाय एक्सपोर्ट्स पर करें। हमारा एक जुमला अगर मैं आपको बताऊं कि एक शैतानी चक्कर है, वो शैतानी चक्कर ये है कि हम टैक्सों की चोरी होने देते हैं, हम एमनेस्टी देते हैं, उसकी वजह से जो नुकसान होता है उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी लगाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, उससे जो है हमारी महंगाई बढ़ती है, सनदों की पैदावारी लागत बढ़ती है, बरामदात मुतासिर होती है। आप एमएनएसटी जो देते हैं उससे एक तबके को फायदा होता है, लेकिन उसके बरक्स जो 8 से 10 तबके मुतासिर होते हैं उसका ख्याल नहीं किया जाता। डॉक्टर कैस साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मुआशी टीम की नाअहली है, बार बार मुआशी टीम को बदल दिया जाना, मुस्तहकम उसका ना होना, और 2 दिन पहले वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए खजाना भी अंदरूनी इख्तलाफात और पॉलिसी से नाला होने के बायस वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। आप क्या समझते हैं कि इसमें एक्चुअल कसूर किसका है, मुआशी टीम का या हालात हाजिर का? दोनों का जी। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक हुकूमत में ये बिल्ट अप नहीं हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपके इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो पिछले 70 साल से बिल्ट अप हो रहे हैं। गरीब आदमी के लिए जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं पैदा करेंगे, अपनी एग्रीकल्चर को फाल नहीं बनाएंगे, ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। बाकी आपकी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो आपके नहीं हैं, आप उसी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें भी उनको करती है। वो कभी मानती हैं आपकी बात, कभी नहीं मानती, और फिर आपके जो एडवाइजर्स हैं वो बिग मैग्नेट्स हैं, और उसके साथ साथ आपने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग पे कभी किसी को सजा ही नहीं दी। ये आप कह रहे हैं कि आप सख्तियां कर रहे हैं, बट ये ओपन मार्केट से डॉलर खरीदना, फिर उसको बेच देना, उसको इतना ऊपर ले जाना कि आप समझते हैं कि बैरून मुल्क लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि अब उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सस्ती हो गई, मगर जो इकोनॉमी है वो इस तरह नहीं चलती। आपकी प्लानिंग ही नहीं है, आपकी विजन ही नहीं है इस गवर्नमेंट ने। तो आपने वो सवाल सिद्दीकी साहब से पूछा था कि कैसे ये खसारे पूरे होंगे, तो साल तो रह गया हुकूमत का, अगली हुकूमत कब पे मसला डाल रहे हैं सारा का सारा। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी यही किया था, ये गवर्नमेंट भी यही कर रही है अब आके, क्योंकि एडवाइजर्स वही हैं, अपर क्लासेस के लोग जो हर क्राइसिस में पैसा बनाते हैं। वो ये कौम के बारे में सिर्फ उस वक्त सोचते हैं जब इन्होंने वोट लेना होता है, उसके अलावा इनकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही नहीं है कि कौम के बारे में सोच लें। ये मैं तो इस इकोनॉमी के बारे में एक बड़े देता हूं स्टेटमेंट कि यहाँ हम गरीब को लूट के अमीर का घर भरते हैं, और ये भी उसी के अंदर ही है डॉलर महंगा होना। डॉक्टर साहब, क्या डॉलर सस्ता होता नजर आ रहा है?
और दूसरा, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हमेशा एक ही चीज़ कि पहली तरजीह आवाम को सहूलत देना, महंगाई पे कंट्रोल करना, पहली तरजीह जो है उनकी फ्लॉप होती जा रही है। एक चीज़ सस्ती नहीं हुई, महंगी से महंगी होती जा रही है। क्या आने वाले वक्त पे डॉलर मजीद उड़ान भरेगा या पीछे भी आ सकता है, सस्ता भी हो सकता है? ये कहीं 73-75 पे जब पहुंचेगा ना जी, तो फिर ये खुद ही अनाउंस कर देंगे, उसको नीचे ले आए, उसमें इन्होंने फिर पैसे बनाने हैं, खुद ही बेचेंगे। ये स्पेकुलेटिव है, सस्ता होगा मगर इनके पैसे बनाने में आपकी महंगाई पे उसका कम नहीं होगी, वो उससे ज्यादा ही होती रहेगी। जी डॉक्टर शाह साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो टेम्परेरी तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये 168 से आगे जाएगा। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सख्ती करके आर्जी तौर पर गिराएंगे, इस दौरान कुछ लोग जो है पैसे बना लेंगे। तो मैं जो आपसे बुनियादी बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपने अभी गरीब की बात की, तो इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं इख्तिदार में आने के 100 डेज के अंदर एक टैक्सों का आदलाना जस्टिस निज़ाम नाफिज कर दूंगा। अब वो ज़ाहिर नहीं हुआ। जब आपने वो नहीं हुआ तो फिर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, यूटिलिटीज़ के नर्ख बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने फरमाया था कि मैं उन वजूहात को दूर करूंगा हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर, जिसकी वजह से हमारा जो है गर्दिशी कर्जा बढ़ता है, तो वो 1200 से 2400 अरब हो गया। तो बेसिकली इकोनॉमिक मैनेजर्स की जो भी नाअहली कह लें या जो भी कुछ कह लें, मगर जब तक आप बुनियादी फैसले नहीं करते, टैक्सों का निज़ाम आप सही करने के लिए तैयार नहीं है, आप जो एमनेस्टी लाते हैं, तो पहला तो कुछ जुर्म ये है कि एमनेस्टी तो उस वक्त लाई जाती है जब आप नया काले धन को पैदा होना बंद करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आप ये नहीं समझते कि हमारे हाथ तो IMF ने भी बांध दिए हैं? अब मौजूदा सूरत हाल देखें तो डॉलर की फरोख्त रुकी हुई है, खरीद ही सिर्फ जारी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो IMF के साथ पेशगी शर्त पे आप ये जाते हैं कि जो रुपए की वैल्यू है वो आप उसका फैसला नहीं करेंगे, ओपन मार्केट पे छोड़ दें। तो इसलिए करेंसी मार्केट के जो खिलाड़ी हैं खुल के खेलने का तो उन्हें मौका मिला हुआ नहीं। मगर इसमें एक बात तो मैंने अभी आपसे कही थी कि जो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल बैंकों के जरिए होने दे रहे हैं, हिंदुस्तान में तो इजाजत नहीं है। देखिए, मैं अगर 1 करोड़ रुपए के डॉलर खरीदता हूँ, चोरी का पैसा भी है, जायज भी है, उसको मैं डॉलर में अपने अकाउंट में जमा करता हूँ, वो पैसा बाहर क्यों जाता है मुझे कोई बता तो देना। मैं अभी आपसे अगर एक फिगर दे रहा हूँ, पिछले 27 वर्षों में 175 अरब डॉलर पाकिस्तान से बैंकों के जरिए कानूनी तौर से गया है, जो कि चोरी का पैसा भी था, जायज भी था, अब भी जा रहा है। सवाल ये, वो कानून बदलने के लिए हम क्यों तैयार नहीं है? आप ये कहें कि किसी को अगर इलाज मुआवजे के लिए चाहिए, बच्चों की तालीम के लिए जाए, बिस्मिल्लाह, वरना तो हम आपको पैसा बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा है 170 अरब डॉलर, 175 अरब डॉलर हमने बाहर जाने दिया जो कानूनी तरीके से। तो ये जो है अशराफिया को नवाजना, ये कानून बदलेंगे तो हालात ठीक होंगे ना। कानून बदलेंगे तो हालात ठीक होंगे। तरसीलाते ज़र पे तवज्जो देनी है तो दीजिए, उसके साथ साथ बरामदात पे भी तवज्जो दीजिए।